नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज का आज ये हमारी क्लास नंबर 4 होगी। इससे पहले मैं आपको 3 क्लास पढ़ा चुका हूं या 3 क्लास आपकी ले चुका हूं। अगर आपने ये 3 क्लास नहीं देखी है, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है वर्दी आजकल 24। आप वर्दी आजकल 24 चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो और इससे अलावा आपको पता है कि हमने यूपी सब इंस्पेक्टर जो कि 1991 से लेकर 2021 तक के मैथ के क्वेश्चन है यानी पीवाईक्यू है, हम इसी चैनल पर आपके ये क्वेश्चन चला रहे हैं। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज आपकी ये क्लास नंबर 4 होने वाली है। क्लास नंबर 4 का मैं आपसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मीरा कुमार, कस्तूरबा गांधी। मैं आपको थोड़ा-सा समय दिया करूँगा, जिससे कि आप अपना आंसर लगा सकें और मुझे आप बाद में कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है, वो 1917 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही थी और ऐसी अध्यक्षता करने वाली वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बन गई थी। अब मैं आपसे कुछ एनी बेसेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ मुख्य बिंदु। हम बात कर रहे हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट एनी बेसेंट जो है भारत कब आती है? 1893 में, 1893। 1893 की डेट क्या और भी इंपॉर्टेंट है? तो हाँ, 1893 की डेट दो लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से दो लोग हैं? पहले हैं आपके महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। और 1893 में ही विवेकानंद जी, विवेकानंद विवेकानंद जी, इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो में हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन जो कि कहां हुआ था? सम्मेलन, ये विश्व धर्म सम्मेलन आपका हुआ था शिकागो में। यहां पर जाके भाग लिया था, इसलिए 1893 की डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एनी बेसेंट का क्या महत्व था इंडिया में? एनी बेसेंट ने जो है एक लीग की स्थापना की जिसका नाम था होम रूल लीग। होम रूल लीग होम रूल लीग की स्थापना का श्रेय दो लोगों को जाता है। एक पहले हैं आपके बाल गंगाधर तिलक और दूसरी है आपकी एनी बेसेंट। हम इन दोनों की चर्चा करने वाले हैं होम रूल लीग के बारे में। तिलक ने जो अपनी होम रूल लीग बनाई थी वो अप्रैल 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 1916 में बनाई थी। लेकिन जो बेसेंट ने बनाई थी अपनी होम रूल लीग, वो सितंबर 1916 में बनाई थी। यानी बेसेंट की होम रूल लीग थोड़ी दिन बाद बनी थी। अब इनके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तिलक का जो मुख्यालय था वो था आपका पुणे में। पुणे में, पुणे अर्थात महाराष्ट्र क्षेत्र, महाराष्ट्र। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई जो है, मुंबई या बंबई, बंबई तिलक के होम रूल लीग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था। ये यहाँ पर बच्चे फंसते हैं। आपको पता है कि महाराष्ट्र में होम रूल लीग का परचम फैलाया आपके तिलक ने और मुख्यालय बना दिया पुणे में। लेकिन मुंबई इससे अछूता रह गया। अगर वहीं एनी बेसेंट की बात करूं तो एनी बेसेंट ने कहां बनाया मुख्यालय? तो अडियार। अडियार अडियार कहां पड़ता है? मद्रास क्षेत्र में, साउथ में, मद्रास। और एनी बेसेंट ने जो है ये होम रूल लीग की स्थापना किसके किससे प्रेरित होगी की? तो आयरलैंड के होम रूल लीग से। आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित होकर एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 के होम रूल लीग की स्थापना के बाद ही 1917 के कलकत्ता कलकत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इन्हें निमंत्रण मिला और ये कांग्रेस के 1917 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष नियुक्त की, जिससे कि यह पहली महिला हो गई जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाला। इसके साथ साथ ही दो पत्रिकाएं भी लिखी। किसने? एनी बेसेंट ने, जिसका नाम है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। और दूसरा आपका कॉमनवील, कॉमनवील। न्यू इंडिया जो है ये आपका रोजाना लिखे जाने वाला था, यानी दैनिक पत्र था, दैनिक पत्र। और कॉमनवील जो आपका ये साप्ताहिक था, वीकली, साप्ताहिक, साप्ताहिक। अगर मैं तिलक की बात करूं, क्या तिलक ने भी कोई पत्र लिखा था? तो तिलक ने भी दो पत्र लिखे थे आपके। कौन कौन से पत्र थे? एक तो मराठा और दूसरा आपका केसरी। अब इन पत्र की वो पूछता भाषा। मराठा जो है, मराठा, ये इंग्लिश भाषा में लिखा गया पत्र था, इंग्लिश भाषा में। और केसरी जो है ये मराठा भाषा में, मराठा भाषा में। देखो अजीब है ना,
भाई मराठा तो लिखा गया है आपका इंग्लिश भाषा में और केसरी लिखा गया आपका मराठा भाषा में। तो आप यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अब मैं सरोजिनी नायडू की भी चर्चा करना चाहता हूँ। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू को भी जो है 1925 कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने के लिए निमंत्रण मिला और ऐसा करने वाली सरोजिनी नायडू पहली 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 भारतीय पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आप बता दोगे एनी बेसेंट, लेकिन यहां लिखा था पहली भारतीय महिला, तो आप आंसर लगा दोगे सरोजिनी नायडू। और यही सरोजिनी नायडू आपको पता है उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश की क्या है आपकी राज्यपाल भी रही, राज्यपाल यानी संयुक्त प्रांत की राज्यपाल। और ये राज्यपाल क्या है, पहली पहली महिला, ये पहली महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है अर्थात संयुक्त प्रांत की राज्यपाल है। दूसरा आपको पता है इनकी एक उपाधि भी थी, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इससे अलावा आपको एक नाम और दिमाग में याद रखना है, कादिम्बिनी गांगुली का, कादिम्बिनी कादिम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली की क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंसी है? क्योंकि कादम्बिनी गांगुली जो है एक कांग्रेस का ही एक अधिवेशन हुआ था, छठा अधिवेशन, सिक्स अधिवेशन, ये सिक्स अधिवेशन हुआ था और ये हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में, कोलकाता में। इस अधिवेशन में ये ये पहली महिला थी जिन्होंने विश्वविद्यालय स्नातक की, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कादम्बिनी गांगुली जो है, कादम्बिनी गांगुली जो है ये कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, की पहली की पहली महिला स्नातक थी, महिला स्नातक थी जिन्होंने जिन्होंने इस कांग्रेस के अधिवेशन की, जिन्होंने इस कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधन किया, को संबोधन किया। देखो एक एआरओ में क्वेश्चन पूछा 2023 में, बेशक ये जो आपका सिक्स कांग्रेस का अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। आपको पता एआरओ में क्वेश्चन पूछा था कि वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो पहले स्नातक रहे। आप मुझे ये कमेंट में बताओगे, लेकिन महिला आपको पता लग गई, महिला कौन थी? तो महिला थी कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने क्या है जो छठा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का, इसमें क्या है ना, इसमें इस अधिवेशन को संबोधन किया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में पूर्ण तरीके से आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, और आपको पता है कि जो मीरा कुमार है, मीरा कुमार, ये लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली फर्स्ट महिला थी, पहली महिला। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? आपके समक्ष चार ऑप्शन है, 1761, 1539, 1526, 1556। अब आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, इसका राइट आंसर है 1761। पानीपत, पानीपत में ही 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगानों के बीच लड़ा गया था क्या? पानीपत का कौन सा युद्ध? तृतीय युद्ध। अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं पानीपत के थर्ड युद्ध की, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, 1761। किस किस के बीच हुआ था? ये मराठा और अफगानों के बीच हुआ था, अफगान। इसमें मराठा हार गए थे और अफगान इसमें जीत गए थे। हम चर्चा करते हैं कि अफगानों की तरफ से इसमें कौन था। तो अफगानों की तरफ से इसमें था, सॉरी, मराठा की तरफ से कौन था? तो सदाशिव राव, सदाशिव सदाशिव राव भाऊ। और अफगानों की तरफ से कौन था? तो अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली। और इस युद्ध में आपको पता है कि सदाशिव भाव की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत जाता है। अब हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का साथ कौन, हमारी जो इंडिया में जो लोग हैं कौन कौन अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। तो दोआब के अफगान, दोआब के अफगान, दोआब के अफगान, दोआब के अफगान। दूसरा आपके जो अफगानी रोहिल्ला थे, अफगानी रोहिल्ला, अफगानी रोहिल्ला, अफगानी रोहिल्ला। और एक और पावर क्या थी, जो आपका अवध का नवाब था, सुजा उदौला, अवध का नवाब सुजा
उद्दौला, उद्दौला। और अफगानी रोहिल्ला कौन था? अफगानी रोहिल्ला था आपका, क्या नाम था उसका? नजीब उद्दौला, नजीब उद दौला। और इसी नजीब उद्दौला ने क्या है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद है बिजनौर, बिजनौर, और उसमें एक शहर पड़ता है नजीबाबाद, नजीबाबाद। इसने नजीबाबाद शहर की स्थापना की थी। और अगर मैं बात करूं सदाशिवराव भाव का साथ किसने दिया था, तो आपको पता है गारदी सेना, एक सेना थी गारदी सेना, गारदी सेना। गारदी सेना का जो प्रमुख था जिसका नाम था इब्राहिम खां गारदी, इब्राहिम खां गारदी। तो इस तरीके से ये युद्ध लड़ा गया था। आपने अगर पानीपत मूवी देखी हो, तो जब सदाशिवराव भाव युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं अहमद शाह अब्दाली से, तो उनकी सेना का जो कमांडर होता है वो गारदी ही होता है, अर्थात इब्राहिम खां गारदी। और फिर मराठा की सेना में एक खुसर-पुसर होती है कि यार हमारी सेना का नेतृत्व अर्थात जो तोप खानों का नेतृत्व कर रहा है इब्राहिम खां गारदी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इब्राहिम खां गारदी हमारी सेना को धोखा दे दे, अर्थात हमारे जो राजा है सदाशिव भाव इसको धोखा दे दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इब्राहिम खां गारदी ने बहुत अच्छी तरीके से कुशल नेतृत्व किया था और फिर ये युद्ध में वीरांगना को प्राप्त हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब लेकिन मैं कुछ और डिस्कस करना चाहता हूँ आपके इसी के साथ। इसमें जो ऑप्शन है, जैसे मान लो पानीपत का सेकंड युद्ध और पानीपत का प्रथम युद्ध, ये कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और सेकंड हुआ था 1556 में। 15 फर्स्ट किस-किस के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी वही हैं जो लोदी वंश के अंतिम शासक अर्थात दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक होंगे। और सेकंड किस-किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहते हैं, जिसे हेमू भी कहते हैं। लेकिन अकबर की तरफ से 2 सेनापति इसमें लड़ रहे थे। एक तो खान जमान, खान जमान, और दूसरा था आपका बैरम खान, बैरम खान। ठीक है? इसमें आपके 2 ऑप्शन और है, जैसे 1539 का युद्ध और एक युद्ध और पूछा जाता है 1540। ये दोनों युद्ध जो है, ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़े जाएंगे, हुमायूं। और इन दोनों युद्धों में हुमायूं हारेगा और शेर शाह जीतेगा। ठीक है? ये 1539 का युद्ध और 1540 का युद्ध, ये आपका कहलाएगा चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। और चौसा आपके बिहार के आसपास पड़ता है। और 1540 में जो है, ये आपका कहलाएगा बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। अगर आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आई होप आप सभी क्वेश्चनों को टैकल कर लोगे। अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है आपका, वो सरस्वती नदी के तट पर है और ये हिसार जिले में पड़ता है। बाकी जितने भी हड़प्पा स्थल है हम उनकी भी चर्चा अभी करते हैं भाई। स्थल ये हैं, उनके स्थान है और नदी है। पहले स्थल देखते हैं, फिर स्थान देखेंगे, फिर नदी देखेंगे। पहले देखते हैं हम हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पड़ेगा आपका? साहिवाल पंजाब में। अब पाकिस्तान में पहुंच गया है, तो ये रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? लरकाना सिंध में, ये पाकिस्तान में पहुंच गया है और ये सिंधु नदी के तट पर है। चंदूड़ो, ये नवाबशाह सिंध पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के तट पर है। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है, भारत में। ये भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा कहाँ है? तो हनुमानगढ़ राजस्थान में, घग्गर नदी के तट पर है। बनवाली कहाँ है? फतेहाबाद हरियाणा में, ये भी घग्गर नदी के तट पर है। धौलावीरा कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में और ये लूनी नदी के तट पर है। इतना ही आपसे पूछा जाता है भाई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, 3 फसल रबी की है और 1 खरीफ की है। आपको बताना है कि कौन सी फसल खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन 3 मटर, ऑप्शन 4 गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। खरीफ की जो फसल होती है वो मानसूनी फसल होती है। आपको पता है कि 1 जून को मानसून हमारे इंडिया में प्रवेश कर जाता है मालाबार तट पर, और ये खरीफ की फसल जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है और इसकी फसल सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। अब हम कुछ खरीफ की फसल देखेंगे, कुछ रबी की देखेंगे और कुछ जायद की फसल देखेंगे, की फसल यानी खरीफ ऋतु। ये क्या है? खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है। ये फसलें बारिश के मौसम में बोई जाती हैं। इनके क्या-क्या उदाहरण हैं? जैसे चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा यानी सोरगम, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ की फसलें हैं, यानी एक मानसूनी फसलें हैं। अब देखेंगे जायद, पहले देखेंगे रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी है?
ये वे फसलें हैं जो मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं। इन फसलों को सर्दियों की फसल के रूप में भी जाना जाता है। जैसे गेहूं, सरसों, मटर, दलहन, जौ आदि सभी रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें कब बोई जाएंगी? ये अक्टूबर अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोई जाएंगी। और काटी कब जाएंगी? ये अप्रैल अप्रैल और जून में काट ली जाएंगी, गर्मियों में। बाकी जो आपकी जायद की फसल होती है, ये कैसी फसल होती है जायद की? यानी वे फसल जिनमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है। यह खरीफ और रबी दोनों फसलों के बीच में बोई जाने वाली फसल है। यानी जब रबी की फसल भी ना हो और खरीफ की फसल भी ना हो, तो इनके बीच बोई जाने वाली फसल को बोलते हैं जायद की फसल। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलें को जायद फसलों के रूप में जाना जाता है। जैसे कच्छू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि सभी जायद की फसलें हैं। अर्थात जिस फसलों में पानी की प्रचुर मात्रा होती है, वो आपकी जायद की फसलें होती हैं। इन्हें मार्च अप्रैल में बोया जाता है और काटा कब जाएगा? जून के महीने में काट लिया जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ग्रैंड कैनियन घाटी किस देश में स्थित है? ग्रैंड कैनियन घाटी किस देश में स्थित है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। कनाडा, बोलिविया, घाना, अमेरिका। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। तो ग्रैंड कैनियन घाटी आपकी अमेरिका में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और आपको पता है कि ये एरिजोना राज्य में है और कोलोराडो नदी इसी से संबंधित है, ग्रेट कैनियन घाटी से। आपको पता है कि अमेरिका में जो है, अमेरिका में 50 राज्य हैं और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। इसी 50 राज्यों में से एक राज्य आपका एरिजोना राज्य है और इसी एरिजोना राज्य में ग्रेट कैनियन घाटी है, जिससे आपकी कोलोराडो नदी निकलती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का मूल अधिकार किस भाग से संबंधित है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। भाग 3, भाग 4, भाग 4 के और भाग 9। आपके पास 3 सेकंड का समय है। आप 3 सेकंड सोच लीजिए, फिर इसका आप आंसर लगाइए। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। भाग 3। अब मैं आपसे कुछ भागों की चर्चा करना चाहता हूं। आपको पता है कि हमारे संविधान में, यानी मूल संविधान में भाग थे आपके 22। कितने भाग थे? 22 मूल संविधान में। आज वर्तमान में भाग कितने हैं? आज वर्तमान में भाग 25। अब कौन-कौन से भाग बढ़ गए? तो आपका भाग 4 के, भाग आपका 9 के, भाग आपका 9 ख और भाग आपका 14 के। अब आप ये कहोगे भाई कि 22 पहले थे और 4 ये बढ़ गए, तो भाई ये तो भाग हो गए 26। लेकिन आप कह रहे हो भाग 25 है। लेकिन आपको पता है कि एक भाग जो है, जो कि भाग नंबर 7 था, इस भाग नंबर 7 को खत्म कर दिया। कौन से संविधान संशोधन से? तो 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 7वें भाग को खत्म कर दिया और फिर 26 में से एक गया, भाग आपके 25 हो गए। अब आप ये कहोगे भाई ये भाग रातों-रात बढ़ गए, तो भाई रातों-रात नहीं बढ़े, इसके लिए संविधान संशोधन हुए थे। भाग 4 के को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। भाग 9 को, भाग 4 में क्या है? भाग 4 में आपके मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। भाग 9 के को कब जोड़ा गया? तो इसके लिए एक संविधान संशोधन होता है, 74वां संविधान संशोधन 1992। ये किससे संबंधित है? इसमें आपकी नगर पालिका की चर्चा, नगर पालिका। भाग 9 ख में क्या है आपकी? सहकारी समिति, सहकारी समिति, सहकारी समिति। और भाग 9 ख कब जोड़ा? 97वां संविधान संशोधन 2011। और भाग 14 के में क्या है? तो भाग 14 के में आपके जितने भी अधिकरण है, अधिकरण अर्थात इंग्लिश में बोले तो ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल। और इसे कब जोड़ा था? इसे भी जोड़ा था 42वां संविधान संशोधन 1976 के। जब हम बाकी पॉलिटी पढ़ेंगे, अब सब चीज बाद में देखेंगे भाई। अभी हम सिर्फ अपने इन क्वेश्चनों को टैकल कर रहे हैं। अभी मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में क्या है? आपके मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या आपका? भाग 4 में आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? आपने अभी पढ़ के आ रहे हो, भाग 4 के मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल 51 के में है, रूस से लिए गए। 9 के में क्या है? 9 के में आपकी पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत होती है। और पंचायत आपकी कब जोड़ी थी? 73वां संविधान संशोधन 1992। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संचालन किस वर्ष में किया गया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। 1993, 1995, 2000, 2005। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1995। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संचालन जो है स्थापना
1995 में होगी। लेकिन इसके लिए एक अधिनियम लाया गया। एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम 1988 कहा जाता है। और ये जो है एक नोडल एजेंसी है, किसके समक्ष है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसकी एक जो है नोडल एजेंसी है, किसकी? एनएचएआई की। क्या है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसकी जो है नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वह कहां स्थित है? चार ऑप्शन है: असम, मणिपुर, मेघालय या सिक्किम। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम कैबुल लामजाओ है। और इसी कैबुल लामजाओ के आसपास आपकी लोकटक झील भी है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? चार ऑप्शन है: ऑक्सिन हार्मोन्स, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है वो क्या होता है? ये पौधों में क्या है ना, पौधों की वृद्धि को भी रोकता है, प्लस पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है। बाकी ये जो तीन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों हार्मोन ये पौधों में वृद्धि करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है: विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके समक्ष चार ऑप्शन है: एक्टिनोमीटर, सीलोमीटर, एक्सीलरोमीटर या अल्टीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्टीमीटर। तो ये थे आपके समक्ष 10 क्वेश्चन भाई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए डिस्कस करना चाहता हूं। होमवर्क क्या आपका? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आपके समक्ष चार ऑप्शन है: हरिसेन, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई और भवभूति। और एक क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था होमवर्क, आप मुझे उसका भी आंसर बताओगे और इसका भी आंसर बताओगे। तो दोस्तों ये थे आपके कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। आप मुझे बताओगे आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से भाई बताओगे। दूसरा, अगर आपको ये हमारे द्वारा लिया गया इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो, तो आपका अपना चैनल है वर्दी वर्दी आज कल 24। वर्दी आजकल 24 चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। बाकी कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हो। आपका कोई भी सुझाव है, देखो भाई, आपका जो भी सुझाव होगा हम उसी के माध्यम से कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपको नौकरी। चाहे वो नौकरी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो, चाहे आपकी नौकरी वर्दी से संबंधित हो। आई होप आपको मेरे द्वारा ये लिया गया लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो भाई जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।